अगर ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ इंश्योरर, जो कि इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री वगैरह से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हो। नीड फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू 90 दिन के अंदर क्लेम सेटल करना भी आजकल स्पीडी सेटलमेंट नहीं माना जा रहा है। ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूज बैकलॉग हैज बीन अराइजन, केसेस आर बीइंग adjudicated, causing 4-5 year of impasses. This lead to central government to propose concepts of ombudsman in insurance industry. मतलब 90 दिन के अंदर भी क्लेम सेटलमेंट है, उससे हम मैच नहीं कर पा रहे हैं जितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का। क्यों? क्योंकि उनके पास में बैकलॉग बहुत बन रहा था, 4-5 साल का बैकलॉग बन रहा था। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम, इसके अंदर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल 2017, तो कोई भी पूछेगा इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल, तो ये 2017 में है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे अपन। इसके अंदर गवर्नमेंट बॉडी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल को ये पावर है कि वो 3 साल के लिए ओम्बड्समैन अपॉइंट करेगा, जो काउंसलर और मीडिएटर की तरह काम करेगा। आरपीजी रूल्स 1998 क्रिएटेड अ आरजीबी रूल 1998 ने फटाफट से ग्रीवियंस निपटाने के लिए क्या बनाए थे? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये रूल बनाए थे ताकि जनता का जो है उसके अंदर, जनता के अंदर अपन कॉन्फिडेंस जगा सकें कि भाई उनकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई बैठा है और कुछ नियम हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जिसका उल्लंघन प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के फंक्शन क्या है? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है वो स्पेशलाइज्ड मशीनरी की तरह काम करता है पर्सनल ग्रीवियंस देखने के लिए। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन 17 सेंटर में इंडिया में अवेलेबल है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के 2 फंक्शन है। वन इज कंसिलेशन ऑफ डिस्प्यूट, एक तो डिस्प्यूट सॉल्व करना, दूसरा है अवार्ड मेकिंग अप टू 30 लाख इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सनल लाइन्स ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम एनी पर्सन। तो सबसे पहला तो जो है डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, दूसरा 30 लाख तक का अवार्ड भी कर सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल अंडरलाइन करो या ट्रिपल अंडरलाइन करो। ये 30 लाख रुपए तो आपको याद रखना पड़ेगा ओम्बड्समैन के लिए। कौन कौन से केसेस ये देख सकता है? रेपुटेशन, चाहे वो टोटल रेपुटेशन हो या पार्सल रेपुटेशन हो, पूरा क्लेम खारिज हो या फिर एक फेंडर खारिज किया हो, दोनों केसेस का डिस्प्यूट यहाँ पे ओम्बड्समैन एक्सेप्ट कर सकता है और उसको रिजोल्व करने में मदद कर सकता है। प्रीमियम के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है वो देखेगा। लीगल के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी वर्डिंग के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है वो देखेगा। क्लेम सेटलमेंट में डिले हो रहा है वो भी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन देखेगा। पॉलिसी अगर आपकी पैसा देने के बाद बन नहीं रही है उसके क्लेम भी ये देखेगा। कोर्ट एंड कंज्यूमर फॉर्म, कोर्ट एंड कंज्यूमर फॉर्म क्या करेंगे? ग्रीवियंसेस जो है वो लीगल एडजुडिकेशन के लिए सिविल कोर्ट में भी ले जाई जा सकती है, जहाँ पे कंज्यूमर के डिस्प्यूट जो है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज के थ्रू सॉल्व कराया जा सके। कंज्यूमर कोर्ट एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट फोरम। एक कंज्यूमर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम, इसको अपन अंडरलाइन कर लेंगे। कोर्ट एट स्टेट लेवल इज नोन एज
स्टेट कमीशन, और उसके बाद में नेशनल लेवल पे जो कोर्ट है उसको बोलेंगे नेशनल कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट वाला डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, बाकी स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, ये तीन इसके स्टेजेस हैं। उसके बाद में अगर इन तीनों से भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो लास्ट वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब आ गया आईजीएमएस। आईजीएमएस क्या है? इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आईजीएमएस पूछ लेगा आईजीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, तो ये अपने को याद होना चाहिए, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट स्कीम, ये अपने को याद होना चाहिए। किसने बनाया ये? आईआरडी ने ऑनलाइन बनाया है। इसके अंदर क्या करती है आईआरडीए? एक कंसोलिडाइड मैनर के अंदर, मतलब पैन इंडिया का जितनी भी कंप्लेन है उनको ये सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं और उनको रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। इसका फोन आता है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। नहीं, व्हाट्सएप पे कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप करो, बाद में एक साथ कोरियर कर देना, है ना? कोई नहीं, एक बार तो व्हाट्सएप पे भेजाओ, बाद में कोरियर लगा देना, आने की जरूरत नहीं है। 20-50 रुपए के लिए इतना दूर कोई आने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, यही सब चीजें होगी, लिखा हुआ होगा उसमें क्लेम फॉर्म में, आसान आसान चीजें हैं। ठीक है, भेजता हूँ। हाँ, क्वालिटी सर्विस कॉन्सेप्ट। क्वालिटी सर्विस कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक एलिमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस। ये भाई, ये चार्ट तुमको याद करके जाना पड़ेगा। अब चाहो तो इस चार्ट को तुम पूरा करो अंडरलाइन, या फिर ये वाला अंडरलाइन करो। ये आपको 100% एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। होगा कैसा कि इनमें से कौन सा कस्टमर सर्विस एलिमेंट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। चार इसमें से आएंगे, एक कोई रैंडम वर्ड दे देगा। तो ये तो आपका मस्ट है, तो ये याद करके जाना कि बेसिक एलिमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस इज टेंगिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, रीजनेबलनेस, एश्योरेंस एंड एम्पैथी। टेंगिबिलिटी के अंदर क्या है? टेंगिबिलिटी के अंदर प्रॉम्प्टनेस इन पॉलिसी इशुएंस, क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी, ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ पॉलिसी, सिंपल प्रोसीजर होना चाहिए पॉलिसी इश्यू होने के लिए, नॉलेज होनी चाहिए एजेंट्स को जो पॉलिसी बेच रहे हैं,
इफेक्टिव कस्टमर सर्विस सपोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के पास। चेक पिकअप की फैसिलिटी होनी चाहिए। एनहेंस क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस होना चाहिए। प्रॉम्प्टनेस इन क्लेम सेटलमेंट होना चाहिए। ये टेंगेबिलिटी के अंदर है। तो ये भी एक बार पढ़ के जाना। इनमें से भी 4 ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन जो मेन मेरे को लग रहा है ये बड़े वाले में से तो आएगा ही आएगा, इस वाले में से। उसके बाद में इश्यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर नॉलेज ऑफ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ये अच्छा होना चाहिए। वेटिंग टाइम टू कनेक्ट टू कस्टमर, जो टोल फ्री पे या वेटिंग टाइम होता है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जो अप्रोच है वो पोलाइट होनी चाहिए। ये सब पॉइंट आ रहे हैं अपने इश्यू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। परसिवियरेंस ऑफ कस्टमर सर्विस मतलब उसको कंप्लेन लिख के छोड़ नहीं देना, आपको रिजॉल्व करके देना है। रिप्रेजेंटेटिव टू एड्रेस प्रॉब्लम, कोई ना कोई कंप्लेन नंबर है तो उस पर कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होना चाहिए। परसीव फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, अपनी कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है। नेटवर्क ऑफ द कंपनी, हर जगह ब्रांचेज होनी चाहिए। प्रॉमिस सर्विस लेवल प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइडेड सर्विस लेवल है वो प्रॉमिसिंग होना चाहिए और उनको निभाना है आपको। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन की पॉसिबिलिटी कंपनी के पास होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट और क्लियर रूल होने चाहिए पॉलिसी के लिए, रूल एंड रेगुलेशन। पेमेंट प्रॉम्प्ट होना चाहिए। क्लेम रिड्रेस, रिड्रेस का मतलब क्या, क्लेम में अगर कोई भी बीच में दिक्कत आ रही है तो वो फटाफट से रिड्रेस होनी चाहिए। रिलैक्स डॉक्यूमेंटेशन नॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स इतने होने चाहिए जितनी जरूरत है, जबरदस्ती एग्रीवेटेड नहीं होने चाहिए। सर्विसेज जो दी जाती है वो टाइम फ्रेम के अंदर होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ कंपनी भी होनी चाहिए। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विद पॉलिसी कवर, पॉलिसी कवर जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ मुझे बराबर कवर मिल रहा है इतने पैसे देके। कस्टमाइजेशन ऑफ पॉलिसी, कस्टमर के हिसाब से पॉलिसी कस्टमाइज भी होनी चाहिए। कंपनी का इनिशिएटिव होना चाहिए कि कस्टमर को अवेयर करे उसकी पॉलिसी में क्या क्या कवर है और क्या क्या सपोर्ट फैसिलिटीज इंश्योरेंस कंपनी में कवर है। रेगुलर अपडेट कंपनी को देने चाहिए। वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, कवरेज के टर्म्स में भी और क्लेम्स के टर्म में भी। जो कस्टमर को रिटर्न मिल रहा है प्रीमियम में, उसके अंदर भी रीजनेबलनेस होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। रेगुलर अपडेट एंड अकाउंट शेयरिंग, रेगुलर अपडेट होने चाहिए पब्लिक डोमेन में इंश्योरेंस कंपनी के, और अपने अकाउंट्स भी जो है पब्लिक डोमेन में शेयर करेगी इंश्योरेंस कंपनी। ग्रेस पीरियड होना चाहिए प्रीमियम पेमेंट के लिए। रिटर्न ऑन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, जो ओवरऑल उसने इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न भी अच्छा मिलना चाहिए। विथ रिगार्ड टू इश्यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मोटर एक्सीडेंट, वन नीड्स टू अप्रिशिएट। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मोटर इंश्योरेंस के अंदर कुछ पॉइंट है जिसको अपन पढ़ेंगे। क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डीलर, ये कैसा है ये नोट किया जाता है। नंबर ऑफ टाइप डीलर कितने हैं। टाइप ऑफ डीलर मतलब खाली मल्टी ब्रांड है या ओईएम गैरेज है वो। टाइप ऑफ वर्कशॉप इन टर्म्स ऑफ सर्विस, जैसी सर्विस देते हैं मतलब वॉशिंग देते हैं या खाली ऑयल चेंज की देते हैं, डेंट पेंट की देते हैं या खाली पेंटिंग की देते हैं। पोलाइटनेस एंड बिहेवियर ऑफ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, कहाँ का, डीलर का। तो मोटर इंश्योरेंस के अंदर ये चीजें कंप्लाई होनी चाहिए। कौन से हेड के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग हेड के अंदर मोटर इंश्योरेंस में। ये ऊपर वाली जो है वो सारे इंश्योरेंस के लिए है, ये सिर्फ मोटर इंश्योरेंस के लिए। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी में क्या होना चाहिए, कहाँ गया भाई, कस्टमर की जो नीड है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी की लॉन्ग टर्म में होनी चाहिए। इंटरकनेक्टिविटी, ऑपरेटिंग ब्रांच की इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए कि आपने एक ब्रांच पे दिया वो दूसरी ब्रांच से दोनों ब्रांच आपस में बात कर सके। प्रॉमिस सर्विस लेवल, जो प्रॉमिस किए थे वो सर्विस लेवल कस्टमर को मिलना चाहिए। बिल वेरिफिकेशन होना चाहिए अप्रोप्रिएटली। क्लेम डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, फटाफट से काम करना चाहिए।
डॉक्यूमेंटेशन में रिलैक्सेशन होना चाहिए। टी8 टैट वगैरह का जो सर्विसेज है उसका टैट का पालन होना चाहिए। एडेरेंस मतलब पालन। रिलायबिलिटी ऑफ फॉर अ कस्टमर इज, कस्टमर के लिए रिलायबिलिटी क्या है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू पॉलिसी होल्डर। कस्टमर को सिक्योर फील होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने पॉलिसी ली है। सॉलिडिटी ऑफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेज बाय इंश्योरिंग देयर सोल्वेंसी मार्जिन। सोल्वेंसी मार्जिन वो होता है जो फंड आपको रिजर्व रखना पड़ता है एज पर IRDAI कि अगर आप कोई बड़ा लॉस आ जाए, कैटास्ट्रोफिक लॉस आ जाए तो आप कैसे पे करोगे, उसके लिए सोल्वेंसी मार्जिन होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितना आप बीमा काट रहे हो उस प्रीमियम का 1.5 या 2% ऐसा कुछ है जो कि आपको रिजर्व बताना पड़ता है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है। सोल्वेंसी मार्जिन उसको बोलते हैं। गारंटी अगेंस्ट क्लेम पे एबिलिटी, क्लेम पेइंग एबिलिटी जो होती है उसके खिलाफ गारंटी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी वगैरह, लेजिस्लेटिव नॉर्म्स वगैरह जो होते हैं, फॉर्मल नॉर्म्स, उनका पालन होना चाहिए। रीजनेबलनेस, रीजनेबलनेस में क्या क्या आता है? The acceptable manner of functioning for customer satisfaction is for insurers to conform to public policy. पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से सारे काम होने चाहिए। मेक अवेलेबल रिटेल कवर, रिटेल कवर अवेलेबल होने चाहिए, जैसे कि सोशल माइक्रो सेक्टर इंक्लूडिंग फैमिली यूनिट। कवर टू दोज हु नीड एंड वांट इंश्योरेंस, जैसे कि BPL, इकोनॉमिकल पुअर व्हीकल, उनके लिए भी अफोर्डेबल कवर होना चाहिए। कन्वीनियंटली अवेलेबल होने चाहिए इंश्योरेंस करवाने के लिए, और इंश्योरेंस कंपनी को जो रीच है वो कन्वीनियंट होना चाहिए सबके लिए, जैसे मेल से, टेलीफोन से, 24/7, इंटरनेट पे, घर पे, या फिर उनके ऑफिसेज में, इन सब जगह कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कवर टू बी रीजनेबली प्राइस्ड, उसकी जो कवरेज आप दे रहे हो पॉलिसी में, उस कवरेज की जो कीमत है, जो प्रीमियम है, वो रीजनेबल होना चाहिए। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है इंश्योरेंस लेने की, तो आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी है वो उससे मैच होनी चाहिए कि हाँ भाई जो इंश्योर्ड को कवरेज चाहिए वो हमने इस पॉलिसी में है। इन अदर वर्ड्स, इंश्योरेंस शुड बी रेडीली अवेलेबल, रीजनेबली प्राइस्ड, एंड कंपनी शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रांग टू मीट इट्स लायबिलिटी। दूसरे शब्दों में, इंश्योरेंस रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, उसकी प्राइस सही होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, और कंपनी इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर क्लेम आए तो अपनी लायबिलिटी वो निभा सके। रेस्पॉन्सिवनेस में क्या है? रेस्पॉन्सिवनेस में कस्टमर को जो है सेटिस्फाई किया जाना चाहिए, और इंश्योरर की सेंसिटिविटी होनी चाहिए किसके तरफ? इंश्योरर की सेंसिटिविटी होनी चाहिए क्वालिटी ऑफ रिपेयर, प्रॉम्प्टनेस इन क्लेम सेटलमेंट, एक्सेप्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कैशलेस, डिग्री ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑन इंश्योर्ड अमाउंट, मतलब इंश्योर्ड को जो अमाउंट पे हो रहा है उसके अंदर एक सर्टेन डिग्री का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। प्रॉम्प्टनेस टू रिएक्ट टुवर्ड्स क्लेम सेटलमेंट प्रॉब्लम, हैसल फ्री रिपेयर, इफेक्टिव रिन्यूअल रिमाइंडर मैकेनिज्म, रिमाइंडर आने चाहिए कि भाई आपकी पॉलिसी ड्यू हो रही है। प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हैसल फ्री रीइश्यूएंस ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, प्रॉम्प्ट रीइश्यू ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, सजेशंस इन टर्म्स ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर अवॉइडिंग पेरिल्स। पॉलिसी के अलावा आपको जगह जगह ऐड वगैरह करके कस्टमर को ये सजेशन देना चाहिए कि भाई बरसात से अपनी गाड़ी कैसे बचाएं, लाइटनिंग से अपनी गाड़ी कैसे बचाएं, तूफान हो तो उसमें क्या करें, ताकि जो भी आपदा है, जो भी पेरिल्स है, अगर वो ऑपरेट होते हैं तो उसके अंदर आपको बचाव कैसे करना है, प्रिकॉशनरी मेजर कैसे लेना है। उसके बाद में पॉइंट आता है एश्योरेंस। कस्टमर नीड एश्योरेंस रिपीटेडली थ्रू, कस्टमर को एश्योरेंस कहाँ से चाहिए? एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट या पॉलिसी कवर ऑन कस्टमर, मतलब पॉलिसी क्या क्या कवर कर रही है उसका कस्टमर को एश्योरेंस होना चाहिए। कंपनीज इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट फैसिलिटीज एंड कवर, जो भी प्रोडक्ट फैसिलिटी या कवर है
कंपनी का ये इनिशिएटिव होना चाहिए जो उसमें उसके लिए अवेयरनेस फैलाए कस्टमर में. रेगुलर अपडेट्स ऑन टाइमली बेसिस, ensuring adequacy and scope of insurance policy, appropriate steps employed for the claim settlements. एम्पैथी. एम्पैथी का क्या मतलब है? दूसरे की जगह रह के सोचना या दूसरे का सिचुएशन फील करना, उसको बोलते हैं एम्पैथी. एम्पैथी मीन्स टू पुट वन सेल्फ इनटू द पोजीशन ऑफ अदर. दिस इज पॉसिबल बाय प्रोवाइडिंग फॉर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग ब्रेक इन पीरियड. ब्रेक इन पीरियड के अंदर आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसको समझो कि भाई ब्रेक इन क्यों हुआ है और उस हिसाब से उसको मदद करो. पर्सनलाइज कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी. पर्सनलाइज मतलब उसको किस चीज का कवर चाहिए, उसको कंसल्टेशन देके अपन एम्पैथी दे सकते हैं. इफेक्टिव कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड फीडबैक, पर्सनल consulting for customized policy and claim solution, assessment of claim benefit as per rules specified at the time of issue of policy, appropriateness of calculating in claim settlement, overall satisfaction level reached within the company. ये सब जो है एम्पैथी के अंदर आते हैं. पॉइंट नंबर 2, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, सेल्फ एंड इंटरनल कमिटमेंट्स. इन इंडिया में क्या है, सारे के सारे जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी धंधे चल रहे हैं, वो सब रेगुलेटरी बेस्ड है. तो IRDAI यहाँ पे अपना इंश्योरेंस का रेगुलेटर है. इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट. एंड IRDA's डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव इज डेवलपमेंट ऑफ रिटेल बिजनेस अलोंग विथ स्प्रेड ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया. मतलब इंश्योरेंस को फैलाना और पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये IRDA का मेन ऑब्जेक्टिव है. PPI गाइडलाइन मतलब प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट के अंदर IRDA क्या एम करता है? इंश्योरेंस कस्टमर रिसीविंग प्रिसाइज, क्लियर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन. जो कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिल रही है सर्विस, प्रोडक्ट और रिस्क के बारे में, वो प्रिसाइज, क्लियर और करेक्ट. रिकॉग्नाइज insurance customers' responsibility for their own decisions while aiming to ensure that they are not exposed to risks that they should not be reasonably expected to assume. तो उसके साथ में ये होना चाहिए कि IRDA ये देखता है कि कस्टमर को कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बेचा जा रहा जो, या ऐसी रिस्क तो कवर नहीं की जा रही जो कस्टमर को जरूरत ही नहीं है. कहीं उसका प्रीमियम तो नहीं लिया जा रहा जो कि उसको लॉस होने के चांसेस ही नहीं है, लेकिन उसका प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी ले रही है. IRDA further aims to protect customers of insurance companies and is required to set, promote, monitor and enforce high standards of integrity, financial soundness, fair dealing, competence of those it regulates in order to protect and secure fair treatment of insurance policy holders. तो ये और क्या इंश्योर करती है? ये सेट करती है पैरामीटर, प्रमोट करती है पैरामीटर और मॉनिटर करती है हाई स्टैंडर्ड्स पैरामीटर के. किसके रिगार्डिंग? इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस और फेयर डीलिंग और कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस यहाँ पे किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की. अगर लॉस आता है तो वो पे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी. उसके बाद में नेक्स्ट है सर्विस गैप्स इन क्लेम्स एंड कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट. तो सर्विस गैप क्या होते हैं? सर्विस गैप्स किससे रिलेटेड होते हैं? प्रोपोर्शनेटली लार्ज नंबर ऑफ क्लेम्स इन मोटर इंश्योरेंस. मोटर इंश्योरेंस में खूब सारे क्लेम आते हैं तो सर्विस गैप आ जाता है. रिक्वायरमेंट ऑफ क्विक रजिस्ट्रेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ इमीडिएट पेमेंट, नीड टू एक्सप्लेन डिडक्शन इन क्लेम, मैनेज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल पॉलिटिशियंस इंटरफेयर. completion of claim related forms, implication for controlling offices, lack of care in designing products in regard to premium या additional cover. इन सब चीजों में सर्विस गैप्स आ सकते हैं.
There is need for redesigning of proposal form, filling the form in duplicate to provide copy to ensure, and making it compact to facilitate understanding, provide prospects of every product containing details regarding the scope of benefit, extent of insurance cover, warranties, exception, condition. ये सारा कुछ इंश्योरेंस कंपनी को ध्यान रखना चाहिए। अगर उसको जरूरत है तो प्रपोजल फॉर्म को करेक्ट करें और इंश्योरेंस अपने कस्टमर को प्रपोजल फॉर्म की एक भरी हुई कॉपी दे, ताकि और उसके साथ में उसको ब्रोशर दे कि इसमें क्या कवर है क्या कवर नहीं है। Implication for controlling office, इसके अंदर क्या आता है? कंट्रोलिंग ऑफिस इज रिक्वायर्ड टू रिव्यू वर्किंग प्रोसेस टू। जो कंट्रोलिंग ऑफिस होगा वो सारे ऑफिसेस की वर्किंग को रिव्यू करेगा। उस किस चीज के लिए? रिड्यूस टाइम लैग इन इश्यूएंस ऑफ पॉलिसी सेटलमेंट। पॉलिसी का टेट और क्लेम सेटलमेंट का टेट कम हो, इसके लिए रिव्यू करेगा। पॉलिसी स्टैंपिंग के अल्टरनेट मेथड ढूंढेगा। ये सवाल इसके अंदर से आता है तो इसको थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ये कंट्रोलिंग ऑफिस का मेन काम क्या होते हैं? टाइम लैग। अब ये पॉलिसी स्टैंपिंग वाला आपके क्वेश्चन आ सकता है, पिनल इंटरेस्ट वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, आईटी वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। कुल मिला के ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लो, पढ़ के जाना। ऑपरेटिंग ऑफिस वाला भी पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है पूरा पॉइंट। तो कंट्रोलिंग ऑफिस क्या क्या करेगा? अंडरलाइन कर लिया ए और बी को? कर लिया सर। ए और बी में से आ सकता है कि भाई इसमें से कौन सा काम कंट्रोलिंग ऑफिस का है या इसमें से कौन सा काम कंट्रोलिंग ऑफिस का नहीं है। तो आपको ये 5 पॉइंट ध्यान होने चाहिए। कंट्रोलिंग ऑफिस रिड्यूस टाइम लैग, इश्यूएंस इन पॉलिसी, क्लेम सेटलमेंट, ये कंट्रोलिंग ऑफिस करेगा। कुल मिला के कंट्रोलिंग ऑफिस थोड़ा सा टैट वगैरह से रिव्यू करने का काम करता है, तो उसमें अपने को पॉलिसी स्टैंपिंग याद नहीं रहता है, तो ये आपको याद रख के जाना। एक्सप्लोर अल्टरनेटिव मेथड ऑफ पॉलिसी स्टैंपिंग, रिव्यू पैनल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आईटी सपोर्ट जो देना है ऑपरेटिंग ऑफिस को वो कंट्रोलिंग ऑफिस देगा। एमआईएस बनाएगा कौन? कंट्रोलिंग ऑफिस, विथ आईटी सपोर्ट टू मॉनिटर बेंचमार्क। सारे ब्रांचेस के बेंचमार्किंग की तरह परफॉर्मेंस जो है मॉनिटर करेगा। इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग ऑफिस, अब ऑपरेटिंग ऑफिस के क्या काम है? रिकॉर्ड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रपोजल, एक्सपेडाइट प्रोसेस ऑफ अंडरराइटिंग वेयर हायर ऑफिस अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अगर ऊपर से अप्रूवल चाहिए तो फटाफट से अंडरराइटिंग प्रोसेस को तेज करेगा। कम्युनिकेट अंडरराइटिंग डिसीजन 15 दिन में, ये किसका डिसीजन होगा? ऑपरेटिंग ऑफिस का। कम्युनिकेट रिक्वायरमेंट ऑफ टू प्रपोजल, अगर कोई जरूरत है तो जिसने प्रपोजल दिया है उसको इन्फॉर्म करेगा, मतलब कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा। प्रपोजल फॉर्म टू रीच पॉलिसी होल्डर विद इन 30 डेज एज पर पीपीआई गाइडलाइन। प्रपोजल फॉर्म जो है उसकी कॉपी पॉलिसी होल्डर तक पहुंचनी चाहिए विद इन 30 डेज। अंडरराइटिंग डिसीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितने दिन में होना चाहिए? 15 दिन में। प्रपोजल फॉर्म कब पहुंचना चाहिए? 30 दिन में। वैसे ये पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 नंबर और 5 नंबर ये थोड़ा सा इसमें डेज है, तो इसके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। आगे आता है क्लेम सेटलमेंट इम्प्लीकेशन। क्लेम सेटलमेंट is required within 15 days of loss intimation and to respond within 10 days of communication from policy holder। तो क्लेम सेटलमेंट ये अपन अंडरलाइन कर लेंगे यहां से यहां तक कि 15 दिन के अंदर जब लॉस इंटीमेट होता है उसके 15 दिन के अंदर क्लेम सेटलमेंट रिक्वायर्ड है और 10 दिन के अंदर कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है फ्रॉम पॉलिसी होल्डर। The IRDA PPI regulation required claim settlement within 30 days of receipt of all paper। IRDA क्या बोलता है? सारे जब पेपर आ जाएं उसके 30 दिन के अंदर PPI गाइडलाइन के हिसाब से 30 दिन के अंदर क्लेम सेटलमेंट होना चाहिए। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। अगर 30 दिन के अंदर वो सेटल नहीं करता है तो क्या होगा? उसको 2%, ये वेरी इंपॉर्टेंट है,
इसको याद करके जाना कि अगर 30 दिन में क्लेम नहीं सेटल करते हैं तो ये एक एक वर्ड याद करके जाना। पीनल इंटरेस्ट फॉर डिलेड प्रोसेसिंग ऑफ 2%, या तो परसेंट में भी आ सकता है, या 2% के आगे जो लाइन लिखी हुई है ना, इसमें भी चेंजेस हो सकता है। तो ये पूरी लाइन याद रख के जानी है। 2% अबव बैंक रेट, 2% अबव बैंक रेट मतलब बैंक रेट अगर 6 है तो आपको देना पड़ेगा 8। 2% अबव बैंक रेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, ये पूरा याद करके जाना यहाँ से। पिनल इंटरेस्ट है ये डिलेड प्रोसेसिंग के लिए, अगर 30 दिन में आप पेमेंट नहीं करते हो। 2% ऑफ अबव बैंक रेट ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। इंटरमीडियरी एजेंट वगैरह के क्या इम्प्लीकेशन है, इनको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। ट्रांसपेरेंसी इसमें, ऑपरेशन, इंफॉर्मेशन, ये सब देने के लिए। एजेंट्स या इंटरमीडियरी शुड बी वेल वर्स्ड इन रेलेवेंट सेलिंग पॉइंट्स एंड नीड ऑफ कस्टमर प्रोवाइड, उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए भाई क्या प्रोडक्ट वो दे रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। द एजेंट इज सपोज टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर मोरल हैजार्ड। ऊपर तो इसने दिया था कस्टमर के लिए, अब इंश्योरेंस कंपनी को अगर कस्टमर का मोरल हैजार्ड है तो उसकी जानकारी भी एजेंट देगा। अगर पहले कोई फ्रॉड कस्टमर ने किया है तो उसकी जानकारी भी इंश्योरेंस कंपनी को एजेंट देगा। एजेंट के पास में पॉलिसी, सर्विसिंग, क्लेम प्रोसीजर के नॉलेज होने चाहिए। एजेंट प्रपोजल फॉर्म और प्रीमियम इमीडिएटली, अगर उसके पास में प्रपोजल फॉर्म आता है या प्रीमियम आता है तो वो इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर देगा। प्रोस्पेक्ट, ब्रोशर, लीफलेट या फीचर ऑफ पॉलिसी एजेंट के पास रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद में आता है क्रिएटिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज। इंश्योरेंस कंपनी कैन क्रिएट मतलब बना सकती है वैल्यू एडेड सर्विसेज इन बेसिस ऑफ 5 इंटरलॉकिंग वेज एज पर हार्वर्ड स्टडी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज पर हार्वर्ड स्टडी इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन से में कस्टमर के वैल्यू बना सकती है। एज पर हार्वर्ड स्टडी है तो यहाँ इसको अंडरलाइन करेंगे, ये पांचों अपन याद करके जाएंगे। ठीक है सर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी अपने वैल्यूज कैसे बना सकती है। सॉल्यूशंस, कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व करके। रेस्पेक्ट, ट्रीट कस्टमर विद रेस्पेक्ट। इमोशंस, अपने कस्टमर से इमोशनली कनेक्ट करके। प्राइसिंग, फेयर प्राइस सेट करके। कन्वीनियंस, कस्टमर का टाइम सेव करके। कर लिया अंडरलाइन ये। आप भले कहीं से पढ़ो नहीं पढ़ो, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला सवाल आएगा, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, कंपटीशन अब इंटेंस हो गया है, रिटेल कस्टमर सेंसिटिव हो गए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना चाहिए, रेस्पॉन्सिव एम्प्लॉय रखने चाहिए। कस्टमर स्पेसिफिक इंटरनल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन और रिड्रेसल का सिस्टम बनाना चाहिए। प्रोफेशनल सेलिंग से कस्टमर अट्रैक्ट करने चाहिए। इवॉल्व कस्टमर सेंसिटाइजेशन थ्रू कस्टमर डायरेक्ट एफर्ट। कस्टमर डायरेक्ट एफर्ट मतलब जो आप टेस्टिमोनियल वगैरह लेते हो उससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आपको बढ़ाना चाहिए। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, CEM। तो CEM जो है वो डायरेक्टली क्या करता है, ये इंश्योरर के ब्रांड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है कि कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। इट वर्क्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डिजाइनिंग कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस। कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस कैसे बनाना है उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है ये। इट इन्फ्लुएंसेस एवरी स्टाफ दैट एक्ट्स एज अ कस्टमर टच पॉइंट ड्यूरिंग द टोटल कस्टमर। ये जो है इन्फ्लुएंस करता है हर एक एम्प्लॉय के लिए जो कस्टमर का टच पॉइंट है। बी फ्रेंड ऑफ योर कस्टमर, अपने कस्टमर के दोस्त बनो। ऑल टू ऑफन वी come across some cases, usually in consumer court, being decided against the insurer in favor of a client.
एक क्लाइंट ने नवी मुंबई के अंदर अपनी थेफ्ट की रिपोर्ट की। पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट कर दी। इंश्योरर ने इन्वेस्टिगेटर लगाया, क्लेम नोट भी अप्रूव हो गया। चेक बनने से एक दिन पहले गाड़ी वापस मिल गई, और जो गाड़ी है वो अक्षरधाम के कुछ ब्लास्ट के लिए टेररिस्ट ने चुराई थी, ऐसा इल्जाम लगा। सिंस द व्हीकल वाज रिकवर्ड प्रायर टू इंश्योरर टू इश्यूइंग द चेक, चेक बनने से पहले गाड़ी मिल गई थी, तो इंश्योरर ने लायबिलिटी डिनाई कर दी। मोर देन 10 years later, the car is still in police custody as material evidence. अभी तक वो कार 10 साल से मटेरियल एविडेंस के रूप में पुलिस थाने में पड़ी है। क्लाइंट अभी तक चक्कर ही काट रहा है। तो मोटर थेफ्ट क्लेम के जो दो एस्पेक्ट होते हैं वो क्या है? इफ मोटर व्हीकल वाज रिकवर्ड प्रायर टू सेटलमेंट इंक्लूडिंग इश्यू ऑफ सेटल्ड अमाउंट, द इंश्योरर शुड एक्सेप्ट द रिकवर्ड व्हीकल इमीडिएटली। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि अगर कोई गाड़ी रिकवर हो गई है तो तुरंत ही रिकवरी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को। इफ देयर आर डैमेजेस और चेंज इन कलर, थेफ्ट ऑफ स्पेयर, ऐसे केसेस में जो स्पेयर पार्ट वगैरह है वो पेएबल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइब्ड टोइंग चार्जेस के। पॉलिसी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि मैटर जो है पुलिस को रिपोर्ट होना चाहिए, एफआईआर भी मैंडेटरी नहीं है। कुछ केसेस में जजमेंट जो है वो सेटलमेंट ऑलरेडी होते हैं 90 डेज के बाद में। ऐसे केसेस में इंश्योरर को तुरंत ही क्लेम सेटल कर देना चाहिए ताकि उसका कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़े। इंश्योरर की प्राइमरी सर्विस क्या है? इंश्योरर कुछ जगह टीएटी क्लेम सेटलमेंट या कस्टमर को असिस्टेंस देने के लिए स्पीडी सेटलमेंट में टी टेट को कंप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्लेम काउंसलर जो होते हैं वो क्लाइंट को क्लेम लेने में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से क्लेम काउंसलर होते हैं? इंश्योरर शुड हैव अ रिलेशनशिप मैनेजर। एक तो इंश्योरर का खुद का रिलेशनशिप मैनेजर होना चाहिए जो क्लेम काउंसलर के हिसाब से काम करे, कस्टमर को बता सके कि भाई आप यहाँ पे रिपेयर कराओ, आपका ये प्रोसीजर है, ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, ये सब चीजें। इंश्योर दैट स्क्रैप आइटम आर ड्यूली वेरीफाइड डिस्पोज ऑफ। स्क्रैप डिस्पोज हुआ नहीं हुआ वो भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम काउंसलर जो है वो हैंडल कर लेगा। क्लाइंट को व्हीकल डॉक्यूमेंट और गाड़ी वेरीफाई करने के हेल्प कर देगा। और ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन पेपर इन टोटल लॉस क्लेम, तो पहले क्या टोटल लॉस क्लेम है तो आरसी पहले विद आरसी देते थे, तो आरसी ट्रांसफर होती थी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे। वो सारा प्रोसेस भी इंश्योरर का क्लेम काउंसलर कर देगा। अब आ गई थर्ड पार्टी काउंसलर। इन केस ऑफ थर्ड पार्टी इंजुरी क्लेम, द बेनिफिशियरी इज लेफ्ट टू फेंड देमसेल्फ वेयर द ब्लैक कोट मतलब वकील प्रोवाइड ऑल help according to the professional understanding whose client is beneficiary in any case. Should insurer not help them in reaching amicable compromise settlement. The need of hour is, अभी किसकी जरूरत है? टीपी काउंसलर की, जो कि
इंजूर्ड की या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो डिसीज के हैं उनकी मदद करे सर्विसेज में, टाई अप हॉस्पिटल में, या फिर ट्रीटमेंट में, या फिर क्लेम लेने के अंदर। कस्टमर ग्रीवियंस सेल, कस्टमर ग्रीवियंस सेल के अंदर क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जहां पे ऑफिसर इंचार्ज होता है ऑल ऑपरेशनल सेंटर में। ऑपरेशनल सेंटर अपन ने ऊपर पढ़े थे। ऑपरेटिंग ऑफिसर्स मस्ट कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल कंप्लेन। ऑपरेटिंग ऑफिस सारी कंप्लेन का जो है ब्यौरा रखेंगे, रिकॉर्डेड, और उन पर क्या एक्शन लिया गया उसका भी ब्यौरा रखेंगे। मंथ ऑन मंथ जो कंप्लेंट्स आ रही है उसका ब्यौरा रखेंगे। रिपोर्ट जो इसकी जो रिपोर्ट है कस्टमर ग्रीवियंस सेल वालों की, वो कॉर्पोरेट ऑफिस जो है मॉनिटर करेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड डोर स्टेप, डोर स्टेप पे जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो कैसे दिया जाता है रिटेल कस्टमर को? पंचायत इन रूरल सेगमेंट पंचायत के द्वारा, बैंकर के द्वारा, पोस्ट मास्टर के द्वारा, या इंडिपेंडेंट नॉमिनीज के द्वारा। होल्डिंग क्लेम कोर्ट, अर्बन सेगमेंट क्लेम क्लियरेंस वीक, कस्टमर एजुकेशन थ्रू पार्टिसिपेशन इन फेयर शोज, डीलर्स, मीडिया। तो इन सब के द्वारा डोर स्टेप रेजोल्यूशन मतलब या तो कैंप लगा के उसका वहीं पे उन्हीं के गांव में जाके कैंप वैम्प लगा के और डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करें अगर कोई है तो। और जो भी प्रोसेस की जानकारी है वो रोड शो, डीलर शो, मीडिया के द्वारा बढ़ाएं। एजुकेशन कस्टमर का। एट हेड ऑफिस अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिस और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ इंश्योरर कस्टमर सर्विस एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ और चीफ एग्जीक्यूटिव हिमसेल्फ। तो ये सारे क्या करेंगे? कस्टमर ग्रीवेंस सेल को मॉनिटर करेंगे। उसके बाद में कल्चर ऑफ हेल्पिंग एटीट्यूड, तो क्लाइंट को क्या लगना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी उसकी हेल्प करना चाह रही है क्लेम सेटलमेंट में। दिस रिक्वायर्स द इंश्योरर टू चेंज देयर एटीट्यूड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी का जो एटीट्यूड है कि वो क्लेम में गलती ढूंढे, वो नहीं होना चाहिए। अगर क्लाइंट सही है तो उसको पेमेंट होना चाहिए, और क्लेम गलत है तो साफ सुथरा क्लाइंट को बोल के रेपुटेशन होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ यही है कि इंश्योरर का बॉन्ड जो है वो कस्टमर के साथ में पक्का होना चाहिए। कस्टमर को ये लगना चाहिए कि भाई ये जो इंश्योरेंस कंपनी है मुझे क्लेम देगी, और इस तरह का कॉन्फिडेंस कस्टमर का होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी के साथ में बॉन्ड होना चाहिए। वो बॉन्ड बनाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको पूरे एफर्ट करने चाहिए। अगर सारे पॉलिसी में से डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो थोड़ा बहुत काट के पैसा देना चाहिए, और कॉम्प्रोमाइज टीपी क्लेम आ गया तो कॉम्प्रोमाइज भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होना चाहिए। चलो भैया ये भी चैप्टर खत्म हुआ। अब चैप्टर 12 फ्रॉड मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिट, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, ये अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है सर? यस सर।